नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 14 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 15वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अधिगम पठार के बारे में। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका निराकरण क्या होता है और इसका स्थानांतरण क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके यकीन मानिए 1 से 2 प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में मिल ही जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अधिगम पठार के अर्थ के बारे में देख लेते हैं। बात करें दोस्तों विस्तार से अधिगम पठार के अर्थ के बारे में, तो देख सकते हैं कि जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो कुछ समय के पश्चात हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित तो होने लगती है, जिसे हम सीखने का पठार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं और उस चीज़ को सीखते सीखते आप थकान महसूस करते हैं, आपकी उसमें रुचि नहीं लगती है, आपको सिर दर्द होने लगता है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके जो अधिगम में यानी कि सीखने में जो पठार बनते हैं, जो रुकावट बनते हैं, उसी को हम अधिगम पठार कहते हैं। यही इसका अर्थ होता है। तो कभी कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि अधिगम पठार का अर्थ क्या होता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि जो सीखने की क्षमता होती है उसमें जो पठार उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होती है, उसे ही हम अधिगम पठार कहते हैं। अब ये रुकावट आपकी किस तरीके से हो सकती है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से बता दिया है कि ये रुकावट जो है वो आपकी थकान की वजह से हो सकती है, आपकी अरुचि यानी कि उस विषय वस्तु में आपकी रुचि न लग रही हो इस कारण से हो सकती है, या फिर आपको सिर दर्द जैसी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, तो इस कारण से भी आपका अधिगम पठार हो सकता है। नंबर 2 पर बात करें अधिगम पठार का कारण के बारे में, तो देख सकते हैं कि अधिगम पठार जो है वो अनेक नकारात्मक विचारों की वजह से बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीखने में रुचि का अगर अभाव हो, यानी कि आप चीज़ों को सीखना नहीं चाहते हैं, आपकी उसमें रुचि नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपका पठार का कारण बन जाता है। ज्ञान का अभाव, मान लीजिए आपको ज्ञान नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, आप उस चीज़ को सीखने के लिए आतुर नहीं है, या फिर प्रेरणा अभाव, थकान, निराशा, आलस्य, या फिर आपका दूषित वातावरण भी जो है वो सीखने के पठार में सीखने में कहीं ना कहीं पठार बन जाता है। और कहीं कहीं आपके जो परिवार की कठिनाइयाँ होती हैं, ये सभी जो है आपके मुख्य पठार हो जाते हैं। तो कभी कभी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीखने के मुख्य पठार हैं, या फिर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीखने के मुख्य पठार नहीं है। आपको 3-4 विकल्प दे दिया जाता है, उसी में से आपको बिल्कुल छांटना होता है। तो अगर आप इतना सारा चीज़ें बिल्कुल नोट डाउन करके रख सकते हैं, तो इससे रिलेट करके आप वहाँ पर क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हैं कि अधिगम पठार का जो कारण होता है वो क्या होता है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख लीजिए, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वही सब आपकी जो है वो अधिगम पठार के बिल्कुल कारण होते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सीटेट के एग्जाम में सही कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके निराकरण के बारे में, तो देख सकते हैं कि अधिगम पठार का कुछ निराकरण भी होता है। अगर इसके निराकरण की हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि अधिगम पठार का जो निराकरण होता है वो अनेक विधियों से किया जाता है। जैसे पाठ्य पुस्तक का जो है वो पाठ्य सामग्री का एक संगठन होता है, उसको संग्रहित करना, बिल्कुल ये आपका निराकरण में आ जाता है। शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, अच्छी आदतें डालना और विश्राम आदि के माध्यम से आप इसे दूर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अगर आपके क्वेश्चन बन जाए, तो अगर आप ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल नोट डाउन करके रखते हैं, तो इसी के हिसाब से आप बिल्कुल ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या आपका जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे नोट डाउन नहीं करेंगे, तो आप यकीन मानिए एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप निश्चित ही गलत करके आएंगे। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या फिर आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए और इसे एग्जाम देने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करके जाइए, तो चीज़ें आपकी बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से सही हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों अधिगम स्थानांतरण को उससे भी आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके विषय में जाने, उसके बाद मैं आपको अधिगम स्थानांतरण के प्रकार के भी बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करें अधिगम स्थानांतरण के बारे में, तो देख सकते हैं कि जब पूर्व सीखे गए ज्ञान को हम नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर प्रभाव डालते हैं, तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण करते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप कोई चीज़ पहले सीखे हैं और नए तरीके से फिर से सीख रहे हैं, तो जो उसमें स्थानांतरण होता है, यानी कि जो उसमें कभी कभी आपको धनात्मक स्थानांतरण, कभी कभी नकारात्मक स्थानांतरण, ये सारी जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सभी आपके स्थानांतरण का भाग होती हैं। इसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर यहाँ पर अगर हम विस्तार से चर्चा करें, तो देख सकते हैं कि जैसे बस चलाने में सीखा गया कौशल जो है वो कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी कि यहाँ पर चीज़ें आपकी स्थानांतरित हो रही हैं। यानी कि दोस्तों आपको वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं सीखनी। अगर आप बस चलाना जानते हैं तो आप कार को भी चलाना सीख जाएंगे, क्योंकि वहां पर चीजें स्थानांतरित हो रही हैं, एक दूसरे के माध्यम से आप कोरिलेट करके चीजों को सीख पा रहे हैं।
बात करें दोस्तों इसके प्रकार के बारे में तो देख सकते हैं कि अधिगम के जो स्थानांतरण के प्रकार होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर एक पर आपका आ जाता है धनात्मक स्थानांतरण, यानी कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे हम धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइकिल सीखने का ज्ञान का प्रयोग अगर हम मोटरसाइकिल सीखने के ज्ञान में प्रयोग करते हैं तो इसे हम कौन सा स्थानांतरण अधिगम का कौन सा स्थानांतरण कहते हैं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये आपका धनात्मक स्थानांतरण हो जाता है, क्योंकि साइकिल सीखने का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं आपका मोटरसाइकिल के चलाने का ज्ञान में भी बिल्कुल सम्मिलित होता है। चीज़ों को आप उसी के अनुसार कोरिलेट करके चलाते हैं तो ये आपका धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। बात करें दोस्तों ऋणात्मक स्थानांतरण यानी कि नंबर 2 के बारे में तो देख सकते हैं कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को अर्जित करने में सहायक नहीं होता है तो उसे हम ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए अंग्रेजी में अच्छे तरीके से टाइप कर लेते हैं अपने लैपटॉप या फिर पीसी पर, और आप उस अनुभव को अगर चाहते हैं कि हिंदी टाइप में हम प्रयोग कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको बाधा उत्पन्न करेंगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये आपका जो है वो ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, यानी कि अगर आप अंग्रेजी टाइपिंग कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में भी टाइपिंग कर पाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। दोनों के लिए आपको अलग अलग प्रैक्टिस करना होगा। तो देख सकते हैं कि दो चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर आपका देखिए आ जाता है शून्य स्थानांतरण, यानी कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को अर्जित करने में न तो सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है तो उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदी विषय का ज्ञान जो है वो गणित विषय की समस्या को नहीं सुलझा सकता है, यानी कि आप मान लीजिए हिंदी विषय को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है गणित को भी अच्छे तरीके से पढ़ लें। आप पढ़ लेंगे लेकिन ये चीजें दोनों आप बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे, यानी कि एक चीजों को सीखने के बाद आप दूसरी चीज को नहीं सुलझा सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका शून्य स्थानांतरण के अंतर्गत ये सारी चीजें बिल्कुल आ जाती हैं। तो यहां पर अगर आप इनके केवल उदाहरण को याद करके रखेंगे तो आपसे कैसा भी उदाहरण आपके एग्जाम में पूछ लेगा तो आप यकीन मानिए वहां पर आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर देंगे। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 4 पर आपका आ जाता है क्षैतिज स्थानांतरण, यानी कि किसी स्तर में अर्जित ज्ञान अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में जब प्रयोग किया जाता है तो इसे सीखने का हम क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए उच्च स्तर का गणित का जो ज्ञान होता है वो भौतिक शास्त्र को समझने में सहायक होता है, यानी कि दोस्तों जो गणित में आपको सूत्र सारी चीजें देखने को मिल जाते हैं, जिस मेथड पर आपका गणित का सेक्शन काम करता है उसी पर लगभग आपका जो है वो भौतिक शास्त्र भी काम करता है। तो कहीं ना कहीं आप चीजों को इससे रिलेट करके वो पढ़ सकते हैं, चीजों को इसको रिलेट करके उसको समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके क्षैतिज स्थानांतरण के उदाहरण में बिल्कुल आ जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चारों स्थानांतरण आपके थे यहाँ से हर बार आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ के समझ लेना है। अगर चीजें आपको एक बार में न समझ में आए तो इसे आप 2 बार 3 बार समझिए, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।